हमारे पुतवा भाग लुकाई गए, हमसे कुछ नहीं बताए। हमारा पुतवा बयान लेने की फलाने बेटी जो तो बुला लियो, तुम्हें मार गिरा दिया ना, वो लोग मार अरब जनवा से। आदित्य, बाबूराम, संतोष, अजय रहे। अजय अपन फोटो लगाया है फेसबुक पर भैया, दिया के लिए जाए जनवस मारी कहते के फेसबुक पर लगाया है, फेसबुक पर लगाया। अरे हमार भैया हमारा पुतो मार के लाशिया कहीं गए ससरी पर चलत रहा, उनसे बयान लेने और उनसे कहीं न बुला लियो जो का बेटी जो देख बुलावे को हमार पुतवा चला गया, हम का करी। अरे हमार पुतवा, हमार 20 साल पुतवा चला गया, एक घर हमारा और गुआरी का, वो बेटीवा कलिया जतिया फाटी का बंदा। इस वीडियो में एक माँ के दर्द को देखा और ये किस तरह से बिलख रही है और सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। आखिर ये घटना क्या है और ये महिला इतना क्यों रो रही है। गोंडा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र में 2 मार्च के दिन एक जो है एक बेटे की जो है इस माँ के बेटे की हत्या हो जाती है और पुलिस जो है सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती। भैया जान से मार के मोबाइल फेसबुक पर लगाई देनी, फोटो पूरा रिकॉर्ड लगाया गया है। लाठी से मार के दादा तुम्हारा पुता बयान लेने। क्या कारण है कि पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर ये घटना क्या है और ये घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, आरोपी किस तरह से पुलिस की पहुंच से अभी तक दूर है। मैंने इस घटना के बारे में परिवार के सदस्यों से बात किया है। अभी जो मृतक पवन तिवारी है, जिसकी जो है गाँव के ही व्यक्तियों के द्वारा निर्मम तरीके से पीट करके हत्या कर दी जाती है, हमने उसकी बहन से बात किया है और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इस चैनल में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पवन तिवारी के साथ जो है क्रूरता पूर्वक निर्मम तरीके से उसको जो है खेत में है उसकी हत्या कर दी जाती है। वो भी उनके पड़ोसी होते हैं, उनके सगे संबंधी, उनके पटीदार के लोग होते हैं और उसको बहाने से बुलाते हैं खेत में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो जिस लड़के के निर्मम तरीके से हत्या हो गई है उसकी छोटी बहन है, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ममता तिवारी है, मैं पवन तिवारी की छोटी बहन हूँ। उस दिन 2 तारीख को, उस दिन का संडे था, जिस दिन मेरा भाई करीब 1:30 बजे घर पे थे। उसके बाद चाय पिए और मेरे जो विरोधी हैं, जो मेरे भाई को मार दिए हैं, वो मेरे गांव के एक बेटे से सूचना दिए कि जाकर बता दो कि इनके खेत में जानवर चल रहे हैं। क्या नाम है उनका? जरा नाम बताइए, क्या नाम है? सर जिसने मारा मेरे भाई का, उसका नाम था लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। वो बोले कि मेरे दुश्मन है फिर भी मेरे पटीदार हैं, मुझे दया आती है, जाकर तुम बता दो। तो वो आए, कॉल किए कि पवन भाई तुम्हारे खेत में कुछ जानवर चले हैं। तो वो बोले कि बड़ी मम्मी से कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, अभी चाय बाद में पीऊँगा, जाकर देख आऊँ मेरे खेत में कौन जानवर है। तब तक मेरे गाँव से 500 मीटर पे दूरी पे एक कूड़ेदान बना हुआ है, जहाँ पर प्रधान अभी बनवा रहे हैं। उसमें सब लोग सारे हथियार के साथ छुपे हुए थे। जैसे मेरे भाई फ़ोन चलाते हुए उस रास्ते से गुजरे, तब तक सब लोग अचानक अटैक कर दिया। उसे भागने का मौका भी नहीं दिया। गेहूँ के खेत में दौड़ा-दौड़ा कर काफ़ी मारे। मेरे गाँव के 2 लोग गन्ना की बुआई कर रहे थे, वो पीछे मुड़कर देखे भी नहीं। भैया मेरी बहुत आवाज़ लगाई कि मुझे बचा लो। वो लोग बचाए भी नहीं, ना घर पर कोई सूचना दिए। उसके मारने के बाद जब मेरे भाई की हालत बहुत बिगड़ गई, हाथ-पैर पूरा काट दिया, पूरी शरीर की उनकी हड्डियाँ तोड़ दी। उसके बाद मेरे पापा के पास कॉल किए कि मेरे पापा का नाम महेश्वरी तिवारी है। बोले कि महेश्वरी देखो, मैं मार रहा हूँ तुम्हारे बेटे को, बचा सकते हो तो आकर बचा लो, जितना असलहा की कमी होगी तुम्हें मैं दे रहा हूँ, अपने बेटे से बात कर लो। मेरे भाई बोला कि काका मुझे बचा लो, अब लोग मुझे जान से मार देना। तब तक मेरे पापा ने करीब 3 बजे मेरे पास कॉल किए हैं, वो बाहर थे। बोले कि बेटा 112 पे कॉल कर पुलिस को सूचना दे दो। मैंने जब तक कॉल किया तो पुलिस आने में 1.5 घंटा दूर मैक्सिमम लगा दी। बोली कि बेटा अभी क्रॉसिंग लगी है। जब तक आए तब तक मेरे भाई की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। मेरे गाँव के एक लोग थे जिनका नाम सी नवाज था, वो जब वो देखे कि सारे मारने वाले भाग चुके, तो भाई को लेकर किसी तरह गाँव के करीब लेकर आए
तब तक हम लोग भी पहुँचे, तब तक मेरा भाई काफ़ी चोटिल हो गया था। मैंने 108 पर भी कॉल किया, तो वो भी आ रही थी, लेकिन तब तक लेट हो गई। मेरे गाँव के 2 लोग बाइक पे बैठा लेकर गए। जैसे सोनी गुमटी पे क्रॉस हुए, वहाँ पर आई, वो ड्रॉप की, मैं मेडिकल लिए वहाँ जिला हाँ, मेडिकल कॉलेज जिला में। हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर थोड़ी-सी दवा हुई, उसके बाद देहात कोतवाली में भेजा गया। वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब ज़्यादा सीरियस होने लगा, तब जिला हॉस्पिटल में भाई को थोड़ा-थोड़ा होश था। वो पूरा पुलिस को बयान देने के बाद बेहोश हो गया। यानी आपके भाई ने जो है ये बताया कि किन-किन लोगों ने हाँ, मारा है, मेरे आपके भाई ने आपके सामने बयान दिया वहाँ पर? हाँ, मेरे भाई ने विपक्षियों की सारी बयान दे दिया कि मुझे इतने लोग मिलकर मारे, इतने बेरहमी से मुझे मार दिए। उसके बाद मेरा भाई बेहोश हो गया। उन्हें खून की पलटी होने लगी, फिर वो बेहोश हो गई। यहाँ के डॉक्टर ने सीरियसली देखी, तो गोंडा ट्रॉमा सेंटर, वो लखनऊ ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। जाते-जाते मेरे भाई की वहाँ पहुँच गई, करीब 1 घंटे हो गया, उनका इलाज चालू हो गया। तब तक उनके एक्स-रे होने के बाद उन्हें साँस में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद डॉक्टर ने जिसे इलाज के लिए रूम में लेकर गए, उसके 1.5 घंटे के बाद बोले कि आप सॉरी, अब नहीं बच पाएँगी, खत्म हो गए। उसके बाद मेरे घर पे सब लोग कोहराम मचा दिए, रोना शुरू कर दिया, सब कर दिया। उसके बाद जब लखनऊ में उनका रिपोर्ट लिखा गया। तो अच्छा ये बताइए, जैसा आपने कहा कि आपके भाई ने जो बयान दिया, वहाँ पर कौन पुलिस वाले थे? कौन-कौन लोग थे वहाँ पर? देहात कोतवाली के थे या सालपुर चौकी के थे या गोंडा के थे? आपको पता है क्या? सर देहात कोतवाली के भी थे, सालपुर चौकी के भी पुलिस थी। तो वो कुछ नोट कर रहे थे या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे कि केवल नाम सुन रहे थे, वो कुछ लिख रहे थे? सर केवल नाम लिख रहे थे बस। मेरा भाई वीडियो बना रहा था, बोले कि अगर तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हारी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अच्छा, यानी आपको वीडियो बनाने से मना कर दिया, हाँ सर। वीडियो बनाने नहीं दिए। नहीं सर। अच्छा, तो आप क्या माँग है? आप क्या चाहती हैं सर सरकार मेरी से? माँग माननीय मुख्यमंत्री से यही है कि मैं अपनी सालपुर चौकी और कोतवाली में अपने गोंडा वाली पुलिस पर कोई भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि सर आज हो गया 3 दिन, मैं केवल उस आरोपी में से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुझसे मांगे किए थे कि मैं 3 घंटा का मुझे टाइम दीजिए, मैं 3 घंटे के अंदर सबको गिरफ्तार कर लूँगी। लेकिन सर आज 5 दिन हो गए, केवल 2 लोग की अभी तक गिरफ्तारी हुई और सारे मुलजिम अभी तक फरार हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमें सालपुर चौकी और जो है देहात कोतवाली पे विश्वास नहीं है। तो कहाँ से आप कहाँ के पुलिसकर्मी आपके भाई के मुकदमे की जाँच पड़ताल मैं करेंगे? सोच रही हूँ सर कि मुझे दूसरे ज़िले की पुलिस का की ज़रूरत है, वो मेरे मुकदमे की पैरवी करे, वो देखे, क्योंकि मुझे यहाँ पर विश्वास नहीं, क्योंकि ये विरोधियों से मेरे और जो मारे हुए हैं उनसे मिले हुए हैं, काफ़ी पैसे भी लिए हुए हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले का जो विवाद हुआ था, उसमें जब हुआ था तो कुछ पुलिस कार्रवाई करी थी? कुछ किसी की गिरफ्तारी हुई थी? सर नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जो 2 महीने पहले अक्टूबर में हुआ था, बस केवल मुकदमा लिख गया था और न्यायालय तक भी नहीं पहुँचा मुकदमा। उसमें पुलिस वाले जब भी आते थे तो और झूठा आरोप हम लोग के घर पे ही लगाते थे। वहाँ से पैसे पा गए थे सबसे, तो वो मामला हो गया, 2 महीने शांत हो गया थी। उसके बाद मेरे भाई की शादी-वादी हुई, उसमें भी पुलिस से मैंने सुरक्षा लिया शादी-वादी में। उसके बाद मेरे भाई को अप्रैल में गौना था और अचानक आकर मेरे भाई पर अटैक कर दिए सब लोग। अभी आपने देखा ये पीड़ित बहन थी, जिसने अपने भाई को खोया है और इसने अपना दर्द बयाँ किया है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं है, ये आज की गोंडा जिले की एक घटना नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सुर्खियों में भी नहीं नज़र आ पाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये पीड़ित बहन और ये माँ ये आरोप लगा रही हैं कि मुझे गोंडा पुलिस पे विश्वास नहीं है, देहात कोतवाली पे विश्वास नहीं है, तो कहीं न कहीं इन जो पुलिसकर्मी हैं, जो गोंडा के पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने इनके साथ जो है कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे इनको लगे कि हाँ, गोंडा की पुलिस उनके साथ है। बाकी हम इस घटना को लेकर के सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों स्तर की जाँच बैठाई जाए और जो है इस पीड़ित परिवार के साथ जो है शासन प्रशासन लग करके ईमानदारी से काम करे और जिन भी व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको इसकी सज़ा मिले। जय हिंद साथियों। जब पवन तिवारी अपने खेत में पहुंचता है तो वहां पर घात लगाए बैठे हुए गांव के ही जो उनके पटीदार के जो लोग हैं वो उनके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। और जब पवन तिवारी अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके आरोपी जो होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और उनसे नहीं बच पाते हैं और लास्ट में जब वो उनको इतना मारते हैं, पीट कर बिल्कुल मरणासन अवस्था में कर देते हैं, या यूँ कहें कि जब जो हमलावर थे उन्होंने पवन तिवारी को बिल्कुल ये जान लिया कि हाँ अब इनकी डेथ हो गई है, तब वहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं। आखिर क्यों हुआ ये घटना, इस घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर चल रही है, आप देखेंगे प्रतिदिन कहीं ना कहीं से बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आ जाते हैं जहां पर किसी बेटे की, किसी मां की, किसी बहन की हत्याएं निकल करके सामने आती हैं।
और ज़्यादातर मामला ये आता है कि उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मामला ये आता है कि राजस्व से संबंधित मामला आता है। आखिर क्या कारण है कि जो योगी सरकार राजस्व विवादों का निस्तारण समय से नहीं कर पा रही है? आखिर क्यों? अगर सरकार या जो राजस्व विभाग के कर्मचारी का समय से राजस्व मामलों का निस्तारण कर दें तो शायद उत्तर प्रदेश में जो ये हत्याएं हो रही हैं, किसी की गोद सूनी हो रही है, किसी का मांग उजड़ रहा है, जो है कि कोई अनाथ हो रहा है, इस तरह से घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आखिर ये देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को लेकर के अंजाम देगी। अभी आपने देखा कि जौनपुर में एक अनुराग यादव नाम के लड़के की किस तरह से जघन्य उसको मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी इतना उनका मन बढ़ जाता है कि वो अनुराग यादव का जो है सर तलवार से बिल्कुल उसके शरीर से अलग कर देते हैं और उसकी जो माँ होती है, उनकी जो बहन होती है, अनुराग यादव का कटा हुआ सर अपने हाथ में ले करके योगी सरकार से गुहार लगाती है कि मुझे इंसाफ दो और जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करो। लेकिन आज कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार और जौनपुर का प्रशासन अभी तक अनुराग यादव के आरोपियों के घर के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और ये बताया जा रहा है कि मामला तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है।